बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोग को जुमा मुबारक। अपनी ख़ास दुआओं में हम सबको भी याद रखें और इसके साथ साथ मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अच्छे हुक्मरान आएँ, लोगों के मसाइल हल हों। ऑल्दो हम जो ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं, कल आज हम महंगाई के हवाले से ही आपको बताते रहते हैं आवाम की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हो रहा है, लेकिन चलें अच्छा सोचे, अच्छे की दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। हमने आज की खबरें डिस्कस करनी है और आज की खबरों की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इरफान मलिक और इमरान यूनिस ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? ठीक ठाक। अच्छा, वैसे तो आजकल हर जगह हर दूसरा बंदा दुहाई एक ही दे रहा है। अगर आयशा मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेती हूँ। हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी का इस टाइम मसला, जैसे दफ्तर आओ, रास्ते में कहीं देख लो लाइट नहीं आ रही कहीं पे, सो ये मसाइल आप लोगों को भी फेस कर, ऑनेस्टली स्पीकिंग हर इलाके का ये मसला है आज शहर का। अच्छा ना, इसमें मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है, लाइट नहीं आ रही। माफी दे दे, सुन ले, गर्मी इतनी शदीद है। गर्मी तो शदीद है। जितने बिल हमसे पूछे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, जिन लोगों ने बिल देना उनसे पूछें। आपने बिल नहीं देना, आपके हस्बैंड ने बिल देना, उससे पूछें, वो तो कहेगा वाकई लाइट ना। मैं अभी आपसे पहले आने से पहले अभी हम यही बात कर रहे थे, 85,000 रुपया जो हमारे घर का बिल है। अब हम जो है वो किसी ऐसी जगह पे तो नहीं रह रहे कि जहाँ पे को बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, उसमें भी 85,000 रुपया बिल। और इतनी हद तक जो है वो महंगाई हो चुकी है। ये बिलों के मामले में सोशल मीडिया आप जब भी देखेंगे लोग बिलों के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें लाइट ना आए तो मैं समझता हूँ वाकई ये ब्लेसिंग है। लाइट नहीं आएगी, चले कुछ देर तो आपका मीटर जो है वो रुकेगा। ये तो जी तसल्ली है दिल की जो आप देना चाह रहे हैं। खैर चलें, अभी हम पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। दिल के मरीजों के इलाज के लिए 20 लैब बनेंगी और मियो अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई है। अस्पतालों को लेकर निगरान वजीर आला जितने हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं अस्पतालों में खुदा न खास्ता जब कभी भी जाना हुआ है तो लोगों को हमने बिल बिलाते देखा है, एक्चुअली परेशान देखा है। इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते, पहले मियो अस्पताल की बात करेंगे। नया ओपीडी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई, कितना ज़रूरी है यहाँ पर नया ओपीडी ब्लॉक? देखिए जी, साफ और सीधी बात है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल सॉरी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, आपने भी विज़िट किया होगा, इरफान ने भी, मैंने भी, हर बंदे को वास्ता पड़ता ही है। हर कोई जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए जाता है कि इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो सस्ती हैं, जाते इसी नीयत से हैं। वो अलहदा बात है कि वहाँ पर आपको टाइम मिलता है, जगह मिलती है, डॉक्टर मिलती है, बेड दस्तयाब है, मेडिसिन दस्तयाब है, मशीनरी टेस्ट दस्तयाब हैं या नहीं, ये अलहदा चीज़ें हैं। प्राइवेट सेक्टर को तो आप छोड़ दें ना, हर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में आई है ना, उसने दावे तो यही किए हैं कि हेल्थ और एजुकेशन उसकी प्रायोरिटी होगी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये रही ही नहीं, माजी में भी नहीं रही। अब ये देखिए कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को हमेशा स्ट्रॉन्ग किया। अब सरकारी हॉस्पिटल की तरफ आ जाए, सरकारी हॉस्पिटल्स की बदबख्ती सिर्फ ये है कि उनके पास बजट होता था और होता है, लेकिन काम नहीं करते थे। ये वाहिद मैंने पिछले हफ्ते भी आप यकीन जाने कि मैंने इस प्रोग्राम में यही बात की थी कि जी हमने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, जिसमें पुराने अखबारात जो हैं वो पाकिस्तान बनने से लेके अब तक के पढ़े हुए हैं। वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे ये बताएं कि जैसा ये वज़ीर आला है, निगरान वज़ीर आला, क्या ऐसे कोई वज़ीर आला गुजरा है जिसने हॉस्पिटल में इतना टाइम दिया और इतने चक्कर लगाए हों? उन्होंने कहा भाई हमें तो वाकई सुनने में नहीं आया, तुमने अखबारात क्यों टटोलने हैं, हमसे पूछ लो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बात ये है कि वज़ीर आला जो एक्टिव इसीलिए हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जो है उनके पास फंड्स मौजूद हैं, ठीक है, काम नहीं करते। और रही बात ये नए ब्लॉक्स बनाने की, तो इसकी अशद ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि निगरान हुकूमत ने ही सर्विसेज हॉस्पिटल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी जो है वो जो है वो बन रही है, और उसके लिए वज़ीर आला जो है वो उन्होंने जो विजिट किया और उसमें उन्होंने देखा कि पुराने बेड जो है वो नई एमरजेंसी में लगाने के लिए बाहर पड़े थे। उन्होंने कहा भाई नए बेड लगाओ, तुम्हारे पैसे मौजूद है।
तो जितना शहरियों नहीं सिर्फ दीगर इजला जो है उनके पेशेंट भी लाहौर आते हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन पर जो मरीजों का बोझ है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल और लोग इसी नीयत से आते हैं। अच्छा, आपने मरीजों के बोझ की बात की तो मैं यहाँ पे ये चीज़ भी जिक्र करना चाहूँगी। अभी मैं देख भी रही थी सीएम साहब जो मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल, समनाबाद हॉस्पिटल का भी उन्होंने विजिट किया। तो अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा हम अमले को एक्टिव करें, डॉक्टर्स, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर को ताले लगे हैं, मेरा 2-3 दफा जाना हुआ है, और इसके साथ साथ गायनी की सहूलत वहाँ कोई मौजूद नहीं। अगर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मैंने खुद विजिट किया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर वहाँ ये चीजें सहूलतें मिल जाए तो मेरे ख्याल से इन हॉस्पिटल्स में बोझ कम हो जाए। ये सबसे बेसिक चीजें हैं कि आपके जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर सर्विसेज ले लें, म्यो हॉस्पिटल ले लें, जनरल, जितने भी हॉस्पिटल बड़े ले लें, टीचिंग हॉस्पिटल जिनको कहा जाता है, इनके साथ अगर ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, टीएचक्यू हॉस्पिटल, अगर इनके ऊपर वर्किंग की जाए और पूरे पंजाब में की जाए तो मैं कहता हूँ बहुत हालात आपके बेहतर हो सकते हैं। सुबह के टाइम तो इतना रश होता है। आप एक चीज़ नोट करें कि आज से 5-6 साल पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी जो एमरजेंसी थी, इसके अंदर 40-50 के करीब जो बेड होते थे, उतना इसके ऊपर इतना बोझ तब भी नहीं होता जितना अब 100 बेड की अलग से इमरजेंसी, उसको एक्सपैंड कर दिया गया। फिर भी अभी भी वहाँ पे इतना रश है कि यानी कि उनके ऊपर एक तो बीमारियाँ जो हैं उनकी जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन बहुत है। इस बर्डन को कम करने के लिए अगर आप अपने जो छोटे हॉस्पिटल हैं, टीएचक्यू जिनको कहा जाता है, इनके ऊपर आप वर्किंग कर लें, इनको बेहतर कर लें। जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन थिएटर बंद है, अब वहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, सारी चीजें, वैकेंसी ना हो कि डॉक्टर की यहाँ पे गायनी के डॉक्टर की वैकेंसी नहीं है या कोई भी जो स्पेशलाइजेशन है उसकी वैकेंसी ना हो, तमाम वैकेंसीज मौजूद होती हैं। असल इशू ये होता है कि वो डॉक्टर्स एक तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सपीरियंस का इशू है कि जिसने एक्सपीरियंस गेन करना है तो इसके लिए वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, यहाँ पे वो लोग नहीं आते। और यही एक बड़ी वजह है कि आपके जो बड़े हॉस्पिटल है, जब उनके ऊपर रश बढ़ता है तो उनसे वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती और इसकी वजह से मामला रोज़ ब रोज़ ख़राब होते जाते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन अस्पतालों में अगर हम सहूलियात पूरी तरह से प्रोवाइड कर दें, ये एक मुश्किल टास्क भी है, क्योंकि आपकी तो अद्वियात आपके बड़े अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रही हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए ना, हम हर में ये बात करते हैं, ये सिर्फ वज़ीर आला या वुज़रा का काम नहीं होता कि हॉस्पिटल्स में जाके अद्वियात चेक करें, हाज़िरियाँ चेक करें, वहाँ पर इक्विपमेंट चेक करें, मशीनरी है नहीं है, बेड है, मरीज़ों को, लाहिकीन को सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। अब हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि जी हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको भी पता है होता क्या है कि जब कोई भी शहरी, किसी भी मुल्क का शहरी अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल के गेट पर ही जो है उस मरीज़ जो है उसको एडमिट कर लिया जाता है और जो लाहिकीन है उन्हें वापस भेज दिया जाता है कि आप जाएं, आपका पेशेंट हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल। जब अब आप ये देखें कि जिस तरह इरफान ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये भी सहूलत जो है वो है, अगर पाकिस्तान में ही, लाहौर में ही ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? लोगों का ट्रस्ट नहीं है हॉस्पिटल्स पर। जैसे मैं फिर वही से बात शुरू करता हूँ कि ये वज़ीर आला या वुज़रा का काम नहीं है, या उनसे नीचे भी कुछ लोग हैं जिनमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जिनमें आपके सेक्रेटरीज आ जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज आ जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज आ जाते हैं, और बाकी जो लोग, जो हरारकी है, जिन्होंने तमाम तर सहूलियात हॉस्पिटल्स को फराहम करनी होती हैं या देखना होता है, वो क्यों विजिट नहीं करते? आपने कभी सुना है कि सेक्रेटरी जो है, चाहे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैं या स्पेशलाइज्ड हैं, उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया हो, अचानक से दौरा किया हो? कभी सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। इरफान ने सुना है कि नहीं? ये वज़ीर आला ही सुनने में आता है कि 3-3, 4-4 घंटे जो हैं वो जाकर वहां पर, ये उनके काम है। अगर वो अपना काम जो है वो इस तरह करें तो यकीन जाने अवामुन नास को भी सहूलियात मिलेंगी, इलाज मुआलजे की सहूलियात भी हॉस्पिटल में होंगी, और जो डॉक्टर्स और दीगर जो अमला है वो भी अपना काम तंदुरुस्ती से करेगा। के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये जरूर, मुझे नहीं पता जो सहूलियात और जो काम, जो प्लानिंग की जा रही है वो काम कब पाए तकमील तक पहुंचेंगे, इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन
जो डॉक्टर्स काम करने के ना आदी थे कम से कम वो एक्टिव हो गए होंगे कि सीएम साहब कभी भी पहुंच सकते हैं। ये डर सब पे होना चाहिए ना। आपकी ठीक है, ये सीएम कितनी देर रहेंगे? हाँ, ये भी डर जो है वो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए, वो नहीं है। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ये कहना कि डॉक्टर काम नहीं करते, ये मैं समझता हूँ ये भी सरासर ज्यादती होगी। डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन असल बात वही है कि जब आप उनकी मैन पावर नहीं पूरी करेंगे, अब एक डॉक्टर जो है उसके ऊपर बर्डन भी बहुत है, फिर उसका ड्यूटी आवर्स अगर देखें तो वो भी आपको 24 घंटे भी काम उन लोगों को करना पड़ता है, 24 से ज़्यादा टाइम जो है वो भी गुजारना पड़ता है उसी हॉस्पिटल में। इसी वजह से वो जो अपना छोटा सा रूम होता है वहीं पे बेचारे कभी लेटे होते हैं तो जाकर पेशेंट उनको बुला के ले आता है कि आ जाए, उनके ऊपर भी बर्डन है। असल इशू ये है कि आपके पास अगर फंड है उसका यूटिलाइज क्या कर रहे हैं। अगर फंड नहीं है तो फंड देना भी तो इन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। उनके पास अगर नहीं है तो वो हुकूमत से मांगे। हुकूमत अब अगर ये 24वां अब हुकूमत जो नया करने जा रही है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंसर के इलाज के लिए 2 अरब की जदीद मशीनरी खरीदने का फैसला किया गया है। रवां माली साल के दौरान मशीनें खरीदी जाएंगी और रेडिएशन की जदीद तकनीक के जरिए कैंसर का इलाज मैसर होगा। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल है, शौकत खानम है, अनमोल हॉस्पिटल है, इसके अलावा बाकी हॉस्पिटल्स में एक एक यूनिट बना है जहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जो हैं, जदीद चीज़ें इनको लेकर आना, क्योंकि बर्डन इन हॉस्पिटल्स में भी इतना है कि जल्दी इलाज के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं मिलती है। क्या कहना चाहिए? देखें, जिस तरह आपने बात की है शौकत खानम हॉस्पिटल की, इस तरह अनमोल हॉस्पिटल की, मैंने फिज़िकली इन दोनों हॉस्पिटल्स को जो है वो विज़िट किया है। आप यकीन जाने यहाँ पर मरीज़ों की कतारें लगी, अल्लाह ताला रहम करे, टेस्ट के लिए, ओपीडी में भी, इमरजेंसी में भी टाइम नहीं मिलता। उन पर बिल्कुल ऐसे, और उन हॉस्पिटल्स पर भी बोझ जो है बहुत ज़्यादा है। कैंसर और दिल, ये 2 ऐसी बीमारियाँ हैं यकीन जाने जिनके लिए हॉस्पिटल जो है यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर मैं सिर्फ इन 2 शोबों की बात करूँ, कैंसर और दिल के जो मरीज़ हैं ना, उनके लिए जितनी भी सहूलियात फराहम की जाएं वो कम है। शौकत खानम हॉस्पिटल में भी मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर ज़्यादातर वो तबका है जो अपना इलाज मुआवजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बेचारे को भी वहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। यकीन जाने सिफारिश वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है। वो होता क्या है, वो उनका एक बोर्ड है, वो बोर्ड डिसाइड करता है कि आया कि ये पेशेंट इस काबिल है या नहीं। महीनों पर मबनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ये निगरान हुकूमत, मैं कल भी एक जगह बैठा हुआ था और आप यकीन जाने तो मुझे किसी ने सवाल किया कि ये निगरान गवर्नमेंट जिस तरह नए नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही है और नई नई चीज़ें जल्द अज जल्द करा रही है, तो क्या इसको अलाउ है ये करना? क्या ये बाद में जवाबदेह नहीं है? मैंने कहा आप सिर्फ ये सोचें कि आज तक किसी ने कोई ऐसे काम किए? हाँ। वो बात की बात है कि आप ऑडिट करेंगे, जो मर्जी करें, लेकिन मैंने कहा मुझे ये बताएं कि क्या आवाम को सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। मैंने कहा आटे की जो स्कीम थी, मुझे बताएं कि आराम से वो आटे की स्कीम जो है वो अपने अंजाम को पहुंची। आपके जो इतवार बाजार रमजान बाजार लगते थे, अरबों रुपए का उनका बिल बनता था, वो भी बच गया। अब आप हॉस्पिटल देखें, हॉस्पिटल को जिस तरह फंड जो हैं वो इस निगरान गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, या नए प्रोजेक्ट जिस तरह इन्होंने डेडलाइंस दे के विजिट कर करके वो जितनी जल्दी मुकम्मल करवाएं, आज तक ऐसे हुए, ये सब कुछ सिर्फ आवाम के लिए हो रहा है। इसमें निगरान वजीर आला का अपना कोई बिजनेस तो नहीं है, ना उनका कोई हॉस्पिटल है, ना उनकी कोई टेंडरिंग कंपनी है, ना कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। किस लिए कर रहे हैं? आवाम के लिए कर रहे हैं ना। तो बाकी जो हुकूमतें जो 4-4 साल रही हैं, खुदारा अगर वो ऐसा करती तो आज हमारा मुल्क जो है ना वो जिस जगह खड़ा है कि बेहतरी बड़ी अच्छी मिसाल कायम की गई है। तो आई होप कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी इस सिलसिले को इसी तरह से जारी लेके चलेगी। हालांकि ये मुश्किल काम है। अब देखें, अस्पतालों के साथ साथ हम देख रहे हैं सीएम साहब खासे मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ थानों में जाके भी दौरे कर रहे हैं। इस तरह ही शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशिश नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये खबर है जी 700 से एक भी यूनिट ऊपर हुआ तो 65 रुपए फी यूनिट वसूली होगी। फी यूनिट इस्तेमाल करने पर कितना बिल आएगा? सो अगर अब ये कैलकुलेशन आप करें तो जहां से इरफान ने प्रोग्राम का आगाज किया था तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सही बात थी। जी मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाती। देखिए ना, ये तो इस वक्त जो है वो जले के ऊपर ना वो दुखती रग हर बंदे की बन चुकी है। बिजली का बिल हो चुकी है कि आप किसी से भी बात करके देखें बिल के बारे में, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बारे में और ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं
कि खुदा की पनाह। अच्छा, एक दफ़ा शॉपिंग करने के लिए पिछले दिनों मैं बाजार गई हूँ, तो जहाँ से शुरू हुए हैं हर 2-3 स्टेप के बाद हर बंदा पेट्रोल की कीमत डिस्कस कर रहा है, अब बात बिजली की प्राइसेस डिस्कस अब कर आप रहा है। किसी फैमिली फंक्शन पे चले जाएं, आप दोस्तों की गैदरिंग में Issues यही बैठे, हैं, हाँ। इश्यूज आपके यही हैं, बिल बहुत है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, बैरून मुल्क चले जाएं, ये 2-3 इश्यूज जो हैं ये लोग ये इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्यों ना करें कि अब कितना जुल्म है आवाम के साथ, जिसने भी किया, जिस हुकूमत ने भी किया, लेकिन जो भुगतना किसको पड़ रहा है, आपको, मुझे, ये आम किसी एक लोगों ने नहीं को। किया, सबने अपना अपना हिस्सा डाला, सबने अपना अपना हिस्सा डाला और 65 रुपए का यूनिट, ये, और इसमें जो मजाक करने वाली बात लोगों के साथ कि 100 रुपये, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका 22 रुपये यूनिट के हिसाब से होगा। अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 100 यूनिट किसी का जो है वो एक पंखा और एक लाइट, उस पर भी 100 यूनिट जो है वो नहीं हो सकता, उस पर भी, उससे भी ज्यादा, उस 100 से आगे चली जाती है बात। तो आप लोगों के साथ जो है जल्दी के ऊपर जो है वो आप तेल फेंक रहे हैं कि 100 यूनिट के अंदर हम 22 देंगे लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, और असल आप कॉस्ट कर रहे हैं 65 रुपये यूनिट। कितना ये लोगों के साथ जुल्म है कि अपनी जितनी इनकम है उसका अगर 100% भी लोग देना शुरू कर दें। अब तो ये हालात हो गए हैं कि सारी दुनिया में होता है कि अगर आपके पास 100 रुपये आप कमा रहे हैं तो उसमें 40 आपकी सेविंग होती है, 60 जो है वो आपके अखराजात होते हैं। अब ये हालात हो गए हैं कि आपका 100 अगर जो इनकम है तो आपको 130-40 जो है इसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि 30-40 आपको उधार लेकर या किसी और जरिए से कमाकर वो पैसों को पूरा करना पड़ रहा है। बिल्कुल मुश्किल हो चुका है आवाम के लिए। अब तो मुमकिन ही नहीं, पहले लोगों के पास डिफरेंट वेज होते थे कि आप पैसे इकट्ठे करके चले घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अब तो पॉसिबल ही नहीं रह चुका जिस तरह से बजट डिस्टर्ब आवाम का हो चुका है। अच्छा जी, इस पर ये जो हालिया इजाफा हुआ, मजीद भी इजाफे की पेशगोई की जा रही है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी, सो आवाम का क्या बनेगा फिर? अब हमारी आवाम ना बहुत बोली है, और ये जो टेक्निकल बंदे बैठे हुए हैं ना वापडा में, ये इन्होंने ना उल्लू बनाया हुआ है आवाम को। अब कैसे बनाया हुआ है, एक छोटी सी फिगर जो है ना, मैं आज सुबह 7 बजे ही ना वो सारी चीज़ ना कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि अभी हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बिल जो है वो कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो मैं सुबह से ना वो चीज़ डिस्कस कर रहा था, तो 7 बजे के करीब ना सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था, उससे पहले मैं लेके बैठा हुआ था और ये सारी चीज़ें मैं स्टडी कर रहा था। अब ये जो खबर है जो शाहिद सिपरा साहब ने दी है, उन्होंने ये कहा है कि जी कभी अच्छी खबर नहीं दी 201 से 300 यूनिट ये नॉर्मल यूनिट होते हैं। जिस घर में सिर्फ आप ये मोटर भी निकाल दें, फ्रिज भी निकाल दें, तो आपका 200 से ऊपर यूनिट चल जाते हैं, सिर्फ लाइट का और पंखे का ना। 200 से 300 यूनिट का टैरिफ 37 रुपये, और अगर आप 300 से 400 में आ जाते हैं तो वही यूनिट आपको 43 रुपये में पड़ता है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये बताऊं कि ये जो स्लैब रेट चलता है ना, चाहे वो सुई गैस में आता है या बिजली में आता है, इससे आवाम के साथ क्या ज़्यादती होती है। आप ये देखें, ये ऐसे ही है जैसे कि आप गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं ना तो वो 100 रुपये का है, और जब आप 2 लीटर डलवाएं तो आपको 1100 देना पड़े, और अगर 3 लीटर डलवाते हैं तो आपको 33 रुपये देना पड़ता है। देखें ना। और अगर ये जो मीटिंग रीडिंग लेट करते हैं ना एक दिन की, तो वो पता है कितना फर्क पड़ता है? वो ना ये पड़ता है, अगर एक दिन वो रीडिंग लेट करे ना तो 272 रुपए से आगे 1257 रुपए जो है ना वो ऊपर पड़ते हैं। वो भी जी हाँ जी, ये आवाम को नहीं पता, और ये मीटर रीडर करते हैं, इसलिए बिल जो है वो ज्यादा आते हैं। ओवर चार्जिंग तो अलग है ना। आप कमर्शियल फैक्ट्रियों को जो ये ओवर चार्जिंग करते हैं, कारखानों को, दुकानों को, दफातर को टेक्निकल जो ओवर चार्जिंग की जाती है वो तो अलग है। ये जो है ये टेक्निकल चीजें हैं जो अवाम को, ये अपने लाइन लॉसेस कंट्रोल करने के लिए अवाम के साथ इस तरह करते हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और आम आवाम बेचारी हाथों में बिल लेके घूम रही है, कोई किस्तें कराने के लिए जा रहा है, कोई किसी से मदद मांग रहा है। अब वो देखे ना कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पानी के बिलों में क्या हुआ है, 110% इजाफा कर दिया गया है। जो बिल 1110 रुपए आता था वो एकदम से 2840 रुपए पे चला, यानी कहीं पे भी आपकी जान को सुकून नहीं आने वाला है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम वो अक्सर मैं कहती होती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना इस मौशरे में से नामुमकिनात में शामिल हो चुका है। अभी जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, मनशियात फरोश, मनशियात के आदी अफराद और फिर वो लोग जो कि नशे के आदी हैं, जो कि हमें जगह जगह नज़र आ रहे हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, किया जाता रहा है, मुमकिन है कि अभी भी कहीं किया जा रहा हो, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं हुए। इरफान, कोई हल नज़र आता है? मुझे सिर्फ बता दे कि अगर कोई तजवीज़, कोई हल, क्योंकि हमने पुलिस को भी देखा इस पे काम करते हुए, हमने इंतज़ामिया को भी देखा इस पे काम करते हुए। वो एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद ना कोई फॉलो अप, ना कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर, और उसके बाद हमें दोबारा वही चीज़ें नज़र आती हैं। असल इशू ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, जब तक ये चेन नहीं तोड़ी जाएगी, हाँ, बिल्कुल, तब तक ये मामला ऐसे चलते माजरत के साथ ये चेन तोड़नी किसने? देखिए, ये सिर्फ ये किसका काम है? ये ANF का काम है। हाँ। ये पुलिस का काम है, ये उन डिपार्टमेंट्स का काम है जो नाके लगा। तो इसका जवाब भी आपने देना है कि ये काम क्या कर रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, होता क्या है कि जब कोई एक शिपमेंट लाहौर में पहुंच रही होती है, हम लाहौर शहर की अगर बात करें, कोई शिपमेंट लाहौर में पहुंच रही होती है, उसको अगर ब्रेक किया जाता है तो उसके आखिरी सिरे तक नहीं पहुंचा जाता कि ये लेकर कहाँ से आए। पुलिस अपनी जान छुड़वाती है कि जी हमने इसको पकड़ लिया, हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन के तहत कार्रवाई होगी। 9C, अगर 1 किलो से ज़्यादा किसी से गिरफ्तार पकड़ी गई मंशियात, 9C का मुकदमा होगा, लेकिन 9C के मुकदमे में आज तक कितने लोगों को सजा हुई। असल चीज़ ये है, प्रोसिक्यूशन जो हमारी इतनी कमज़ोर है, इन्वेस्टिगेशन हमारी इतनी कमज़ोर होती है, जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। और इसी वजह से आप देखें, शहर के ऐसे पॉइंट, 36 ऐसे पॉइंट जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने पॉइंट आउट किए कि यहाँ पे मंशियात के आदी अफराद डेरे लगा कर बैठे होते हैं, उनको मंशियात वहाँ पे सप्लाई हो रही होती है, और जो सप्लाई देने आ रहे होते हैं उनमें भी वो लोग शामिल होते हैं जिनका काम इनको रोकना है। वो लोग खुद वहाँ पे आके सप्लाई दे रहे होते हैं। तो फिर ऐसे मामला जो हैं ये चलते रहेंगे जब तक आप एंड सिरे तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए, मंशियात पाकिस्तान, लाहौर में तो किसी जगह पे जो है हीरोइन नहीं बन रही। हीरोइन अगर बन रही है तो आपके इलाका गैर में बन रही है, वहां से स्मगल होकर नहीं, तो फिर हमारे एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पर हमें, मेरे ख्याल से शहर में यहाँ पे करने के साथ साथ आपको प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि जो लोग इसको बेच रहे हैं एंड सिरे तक नहीं आप पहुंचेंगे। डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, ANF के साथ मिलकर उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे जो लोग पाकिस्तान में स्मगलिंग कर रहे हैं मंशियात की, उन लोगों को तक आप जब पकड़ लेंगे फिर आपकी सप्लाई भी कम होगी, आपकी डिमांड भी कम अच्छा, होगी। ये मुश्किल कितना काम है ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन क्योंकि CM साहब ये कहते हैं कि जी खबर में ये लिखा है, तालीमी इदारों में नशियात के मकरू धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर आला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। सो क्या तालीमी इदारों में टास्क दिया गया है, स्कूल सरबराहान या फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पर क्या काम कर रही है? इमरान भाई, देखिए जी, तालीमी इदारों के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है ना, वो तो ड्रग फ्री जो है ना खुद को कहते हैं कि हम ड्रग फ्री बन चुके हैं। वहाँ पे सिगरेट जो है ना वो भी अलाउड नहीं है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर तक की मैं बात कर रहा हूँ। पार्किंग में जो है वो सिगरेट पिए जाते हैं, तो हर जगह होती है, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट से ये चीज़ें जो है वो फिर आगे चलती हैं। आप यकीन जाने, शहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वटेवर वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर ये अभी भी शराब, चर्स, आइस जो है ये यूज़ होती है। हाँ जी। डिपार्टमेंट, मैं बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट जहाँ पे क्लासेस होती हैं उनके अंदर नहीं, डिपार्टमेंट के बाहर जो है ये चीज़ें होती हैं, और विद इन द कैंपसेस, कैंपस के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब दूसरी बात ये हो रही थी कि जिस तरह इरफान भाई ने बात की कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको मजबूत जो है वो करना चाहिए, वो तो हर मामले में प्रोसिक्यूशन को जो है ना उसकी बेहतरी की ज़रूरत है, उसको हम छोड़ें। प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत पेश ही ना आए उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए लाहौर की ज़मीन ज़रखेज़ बहुत है, लाहौर की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे ये चर्स, अफीम, शराब नहीं बनती। ये कहाँ से आती है? ये बाहर से आती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं, अगर दाखिली रास्तों पे चेकिंग बेहतर कर दी जाए तो ये चीज़ रुक सकती है। इसी तरह माजरत के साथ, जिस तरह इरफान ने स्टार्ट में ये कह दिया कि ये चीज़ ना कंट्रोल नहीं हो सकती, क्यों? हमारे इदारों के बस की बात नहीं है। माजरत के साथ ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। स्पेशली अगर बॉर्डर एरिया की बात करें, वहां पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज तक पाकिस्तान में होने वाली स्मगलिंग को नहीं रोका गया।
उसी स्मगलिंग की आड़ में वट वो किसी चीज की स्मगलिंग हो, कपड़े की हो, अशियाए खुरोनोश की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, किसी चीज की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही वजह है कि आज तक हमें इस पर, वही मैंने कहा ना, जो नामुमकिनात है उनमें खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन विजन की जरूरत है, अपनी ड्यूटी जो है वो करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो एप्लीकेशन का जिक्र में किया गया है, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। फ्रेंड ऑफ पुलिस एप्लीकेशन पर इतला देंगे। ये एप्लीकेशन जो मुतारिफ कराई जाती है, क्या फायदा होता है इनका? मुझे नहीं समझ आती कि इनका क्या फायदा है। जब भी कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई हुकाम बाला इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पुलिस अफसरान हैं, हाँ, उनके पास कॉस्मेटिक्स के तौर पे ये ऐसी बहुत से आइडियाज़ मौजूद होते हैं। हाँ, वो जाके कहेंगे हम ऐप बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो नहीं होते। जैसे हमने बात की कि अगर यहाँ पे आपने को मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है, मंशियात फरोश की इन्वेस्टिगेशन आपने क्या की, मंशियात फरोश की तफ्तीश में आपने क्या खामियां छोड़ी जिसकी वजह से वो सज़ा नहीं पाता, और उसके बाद वो वही काम करता है क्योंकि उसको पता है कि इससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद काम और कोई है ही नहीं। बिल्कुल। जो शख्स अगर 2 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की मंशियात लेकर आएगा, अगर वो फ़र्ज़ करें उसमें एक दफ़ा वो पकड़ा गया और बाहर वो 2 माह बाद आ गया, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि वो 5-6 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट उसने की, हाँ, तो उसको वो दोबारा नहीं करेगा, वो करेगा। लाहौर में ऐसे जो ड्रोन के ज़रिए बैरून हमारे हमसाया मुल्क में स्मगलिंग की जा रही थी, ड्रोन के ज़रिए, ड्रोन में मंशियात आपने लगाई और ड्रोन के ज़रिए उसको दूसरे मुल्क में भेज दिया आपने। इसमें भी हमारे पुलिस एहलकार मुलव्विस थे, हमारे जो वो लोग मुलव्विस थे जिनके बारे में ANF की जानिब से एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। यानी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इन लोगों की शमूलियत बीच में नहीं है। सो मैं यहाँ पे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, प्लीज अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों पे नजर भी ध्यान नहीं रखेंगे तो तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा। अदरवाइज तालीमी इदारों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ इस्लाहात की। CM साहब इस पर एक्टिव तो हैं। सो जितने भी तालीमी इदारों के सरबराहान हैं उनको भी इस पर काम करना है, फैमिलीज़ को भी इस पर टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना और देखना है कि उनके बच्चे कहीं इस तरह की चीज़ों में मुलविस तो नहीं। अलबत्ता ये माशरे में नासूर है जो कि बढ़ता चला जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाही के अलावा कहीं पे नहीं लेके जा रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ब्रेक की तरफ हम चलेंगे, हेडलाइंस जाने, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम कुछ डिफरेंट भी होगा, स्पेशल भी होगा। वो इस तरह से क्योंकि हम अक्सर आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मेहमानों से कराते रहते हैं। आज की जो हमारी मेहमान होंगी कुछ मुख्तलिफ भी हैं, कुछ मुनफरिद भी हैं और कुछ हमारे लाहौर में नई भी हैं। सो उनको वेलकम भी कहेंगे और साथ ही साथ आज का प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल होगा क्योंकि हमने पाकिस्तान को दरपेश कुछ चैलेंजेस के हवाले से भी बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से UK जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। सो आज की मेहमान की तरफ हम चलेंगे और उनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। मिस जेल मैरिट ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है और अपने ओहदे का चार्ज उन्होंने कुछ ही दिन पहले संभाला है अपने शो में। उन्हें वेलकम कहेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है पाकिस्तान में सो फार, लाहौर उनको कैसा लगा, कैसे देखती हैं अपने इस नई जॉब को वो, और किस तरह से पाकिस्तान और UK के ताल्लुकात के लिए वो एक्टिव रहेंगी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे नौजवानों के लिए UK में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है, ट्रेड के हवाले से कितनी वो एक्टिव रहेंगी, दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से एक ब्रिज अगर हम कहें कायम होने जाएगा तो किस तरह से ये इसमें अहम किरदार अदा करेंगी। सो आज के मेहमान को हम अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो आना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम जो भी मेहमान आता है आपको पता है हम उनसे बात करते हैं कि लाहौर को उन्होंने कैसा पाया, क्योंकि लाहौर सकाफत के लिहाज से आप सभी लोग जानते हैं कि कितना रिच है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि जी लाहौर में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो what you want to say about Lahore, how Lahore treated you? So first of all, I'm sorry I can't do this in Urdu. I'm working on it. Not yet Punjabi, but so I'm sorry we're doing this in English. But maybe next time I will have learnt a little bit of Urdu. But this is actually my second visit to Lahore. I was here in 2018 for a work trip, and I'm delighted to be back here in 2023 for another work trip.
But the problem is I've spent the last 48 hours in meeting rooms, being hosted by people and in hotels. So I haven't seen much of Lahore yet. But this weekend I'm really looking forward to getting out there and exploring. I can see from the windows of my car the bustling streets, the dynamism, and I'm really looking forward to experiencing that myself this weekend. How Lahoris welcome you and what you want to say about Lahori culture? So as I say, hopefully I'll get out this weekend and see a bit of Lahori culture. I studied history, so there's sort of the long history from the Mughals to colonialism to modern day. I'm really looking forward to going to the fort and the mosque, the Wazir Khan tomb, and going to see the famous Wagga ceremony Did you visit as well. Badshahi Masjid, Lahore? So over the weekend I will be able to do that. So it's planned. It's all We are planned, going to visit. definitely. Okay. So नाज़रीन हम बात करने वाले हैं हमारी मेहमान ने तो लाहौर का भी विजिट करना भी है कुछ चीज़ें प्लान हैं. Did you taste Lahori food? I did. I couldn't tell you all the dishes, but I had a feast last night at one of the ministers' houses, and there were about 10 dishes, and I ate them all, so I'm feeling very full this morning. It was brilliant food. Okay, तो a lot of meat. I'm still getting used to all the meat. लाहौरी खाना किसी को ना पसंद है ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. सो हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से. सो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का है. जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज होने जा रहा है. सो इसके लिए जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, सो यूके किस तरह से ताउन करेगा ये हम अपनी मेहमान से जानने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर सो मैनी चैलेंजेस. One of them is climate change. How UK can help us? So the UK is very conscious that Pakistan has contributed very little to climate change, but is the 8th most climate impacted country. So the work that we've been doing is on the development side, so funding for flood response, humanitarian development, adaptation and resilience, and of course the UK led COP26, the big climate summit 2 years ago, to sort of lead the world in how we looked at finance around climate. So I really hope there'll be a strong Pakistan delegation to COP28 in November, Inshallah. December in the Emirates. But it's the financing we really need to sort out, and I want to do a lot more to try and attract international private sector climate financing to Pakistan while I'm here. Inshallah. So now we talk about the trade. There is bridge. How we can fruitful UK and Pakistan. किस तरह से हमने ये ज़रूर नाज़िन जाना है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान एक ब्रिज कायम करके फ़ायदा उठा सकते हैं. How trade can help us? So we've tripled trade between our countries in the last 3 years, which is fantastic, but it's still a fraction of what I think we can achieve together. So at the moment, Pakistan exports a lot of textiles to the UK. The UK exports a lot of metals ore to Pakistan. I'd like to see us doing more in the services, in the tech, and all the exciting new things that Pakistan's youth are also interested in. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करना चाहेंगे जी. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं आऊँगी. रशिया यूक्रेन हैज़ सम implications. What step can taken to solve the issues? So of course it was Ukraine's Independence Day yesterday, the 24th, and they're celebrating. They can't celebrate their Independence Day because they have been invaded by their much bigger neighbour that has invaded Ukraine. So since Russia's invasion, Ukraine has been in a bad way. But we are supporting Ukraine to assert its sovereignty, assert its territory, and I'm confident that they will be successful in time. Okay, now we are talking about the opportunities. बहुत सारे नौजवान जो कि बाहर जाना चाहते हैं. सो किस तरह से यूके जो है वो डिफरेंट हमें जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो ऑफ़र कर सकता है. बहुत सारे नौजवान जो कि बाहर जॉब करना चाहते हैं. सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर आवर यंग जनरेशन who can go out? So tens of thousands of Pakistani students study in the UK every year. It's a very welcoming place, but of course it can be expensive. So what the UK government is doing and has done for 40 years now is to support scholarships through the Chevening Scholarship and the Commonwealth Scholarship that are fully funded master's scholarships. So
accommodation, cost of living, academic fees are all paid for, and we're really encouraging applicants who have been studying, who are looking at sort of climate change in particular. They need to show some leadership, and we've got 3 scholarships this year. One is on football coaching, one on climate change, one on heritage studies, but overall we'll be offering about 50 places. So these are the opportunities. Yeah, so I've just waved off 69 scholars to the UK, and the window for the next round of scholarships opens on the 12th of September. So नाज़िन, गर्ल्स एजुकेशन पे बात करेंगे. गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हाउ यू कैन हेल्प फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? So through the programs that we've been doing for the past 10-15 years, we've very much had a focus on women and girls. Of course, men and boys need education too, but women and girls traditionally have had less across the whole of the world. So the programs that we've got are about empowering women into school, so to attend to school, and to also try and focus on digital skills, which are going to be essential for this generation in the workforce. Sahi. Both Pakistan and UK share great love for cricket. So how can UK help Pakistan in playing cricket? So I'm really delighted that my predecessor Christian managed to get the England team back to Pakistan. I'm looking forward to the England team coming out next year to Pakistan. And can I just say, the game last night, Pakistan-Afghanistan, was nail-biting. I think I was joining everybody in cheering Nasir Shah at the end when he was throwing off his gloves after that winning boundary. It was brilliant. Which game you like? Did you ever play cricket? So I've not played that much cricket. Girls didn't play cricket that much in the UK when I was growing up, but I'm going to receive and throw a few balls while I'm here, I think. Okay, in the end, what's your message for Lahoris, especially for Lahoris? Lahore, Lahore, hey! Any message for Lahoris? It's clearly a brilliant place to be. I'm looking forward to exploring and looking forward to being back here. थैंक यू सो मच. नाज़िन, हमारे साथ आज की मेहमान मौजूद थी और हमने जानने की उनसे कोशिश की है कि किस तरह से हम तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे नौजवानों के लिए मौजूद हैं. और हमेशा से हम भी कोशिश करते रहे हैं कि ज़बरदस्त ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान रहें, और इसके लिए हमारी मेहमान भी जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रही हैं, कोशिश नज़र आ रही हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. नाज़िन, हम लेंगे एक ब्रेक और ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद. सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे. और स्क्रीन पर नंबर है जी, आप अपने पिक्चर्स इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे. और अभी हम कुछ बात करने वाले हैं आपकी सेहत के हवाले से, आपके फिटनेस के हवाले से. सो अगर आप अच्छी चीज़ लेंगे तो वो देर पा भी रहेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी. महंगा रोए बार बार और सस्ता जो है वो रोए, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार. मार्केट में सस्ते मैट्रेस के नाम पर जारी अवाम के साथ धोखाबाजी का बाजार जो है वो गर्म किया जा रहा है. सो अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लेंगे तो अच्छी चीज़ आप ले आएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होगी. आपके साथ हम जो अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ये है जी, पॉलीएथिलीन जैसे खतरनाक केमिकल से तैयार होने वाले हार्ड मैट्रेस जो हैं वो मुज़र सेहत है, जानलेवा भी हैं. वो किस तरह से मैं आपको ये भी बता देती हूँ. रिसर्च के मुताबिक पॉलीएथिलीन से बनाए ये जो मैट्रेस हैं ये कमर और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. आपको सस्ते तो मिल जाते हैं लेकिन ये मैट्रेस आपकी सेहत के लिए इस तरह से नुकसानदेह है कि कमर दर्द और हड्डियों की दर्द का आप शिकार हो जाते हैं. इनमें एलपीजी गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है जिससे सांस और जल्द की बीमारियां हो जाती हैं. और इसके साथ साथ जी कम वजन से इसकी तैयारी की जा रही है. इसके बरक्स प्रोफेशनल कारोप्रोटेक्ट और इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मंजूर शुदा मेट्रल जो बेड्स ये जो तैयार मैट्रेस किए जा रहे हैं इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी. मटेरियल इनका जो है वो मंजूर शुदा है और इसके साथ साथ पॉलीयूरेथीन से ये तैयार किए गए हैं. स्प्रिंग या फोम मैट्रेस की कीमत में मामूली इजाफे के साथ ये बिल्कुल आपकी ज़रूरियात को देखते हुए बनाए गए हैं. जिस्म की बनावट को देखते हुए इनको डिज़ाइन किया गया है जिससे ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम कमर दर्द की बात करते हैं उसका आपको सामना नहीं करना पड़ता और मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच जाते हैं. हड्डियों की दर्द, कमर दर्द से आप बच जाते हैं. सो अगर आप सस्ती चीज़ लेंगे तो वो बार बार आपको मसाइल का शिकार रहेगी. महंगी चीज़ ले लेंगे तो वो एक दफ़ा मसला ज़रूर होगा लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको उसका फ़ायदा ही होगा और आप मसाइल से बच सकेंगे. सो ये जी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करनी थी. इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरी बारे में पूछते हैं तो जी मैं बता दूं आजकल वार्डरोब जो मैं पहन रही हूँ जे डॉट की है. आप जे डॉट भी जा सकते हैं. इनकी न्यू कलेक्शन भी आई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं. हमने बढ़ना है प्रोग्राम में आगे, अगले सेगमेंट शामिल करने हैं. हम कोशिश करते हैं शहर में तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें और आपको बताते रहें जी शहर में हो क्या रहा है. सो अभी हम चलेंगे सबसे पहले आज के मौसम की सूरत हाल की तरफ.
सो अभी मौसम की सूरत हाल ये है जी, रात से हवा भी चल रही है, सुबह भी हवा चल रही थी, कुछ खुशगवार मौसम का एहसास हो रहा था, लेकिन हब्स भी है साथ साथ। अगर कहीं बारिश हो जाए तो एकदम से हम देखते हैं हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज के मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, कोमल की तरफ चलेंगे। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि आपने बताया कि शाम को हवाएं चल रही थी, मौसम बेहतर था। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारिश भी हुई, कहीं कहीं हल्की भी हुई, कहीं तेज़ भी हुई, तो मिले जुले मौसम का रुझान था। सुबह के औकात में इतने प्यारे बादल थे, घने स्याह बादल थे, और यूँ महसूस हो रहा था कि बस कुछ ही चंद सेकंड में कह लें कि बादल जो है वो बरसना शुरू हो जाएंगे और मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पल भर में कहते हैं ना, हालात बदल गए। एकदम से सूरज ने एंट्री दिखाई और जो हवाओं का सिलसिला जो बहुत ही खुशगवार सा महसूस हो रहा था, बहुत ही जल्दी जो है वो उसने थमना शुरू कर दिया और फिर सूरज ने किरणें तेज़ की और देखते ही देखते गर्मी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया। इस वक्त भी जो है वो हवाएं थमी हुई हैं और सूरज की किरणें अच्छी खासी चुभन महसूस करवा रही हैं। शहर लाहौर के बासी भी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं कि सुबह के औकात में बताया जाता है कि मौसम बहुत ही खुशगवार है और फिर अगले ही चंद सेकंड के बाद बता दिया जाता है कि मौसम जो है वो अब गर्मी की जानिब है। तो ये मिले जुले मौसम का रुझान शहरियों को भी परेशान कर रहा है। माहिरीन की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि ये जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा अपने साथ तब्दीलियां लाता है। पल भर में हम अभी बात करेंगे कि बारिश होगी और अगले ही सेकंड हमें पता लगता है कि जी बारिश के जो इम्कानात थे वो अब नहीं नज़र आ रहे। इसी तरीके से आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कि 50% इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखी जा सकती है। ये इम्कानात हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी हवाओं का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलना शुरू हो चुका है। जो एक गर्मी का एहसास था वो अब थोड़ा थोड़ा कम भी महसूस किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जब इस तरह का मौसम आता है तो ऐसे मौसम में शहरियों को एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अच्छा कोमल, आपने बताया कि महकमा मौसमियात की तरफ से बताया ये जा रहा है कि जी बारिश का इम्कान भी हो सकता है, तो ये बताइए कि ये जो हब्स वाली गर्मी है क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से कि ये हब्स वाली जो गर्मी है इसका खात्मा कब तक होगा, कब आवाम की जान को सुकून आएगा? क्योंकि बारिश हो भी जाती है, थोड़ी देर के लिए खुशगवार मौसम का एहसास होता है, उसके बाद शदीद पसीने जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ना चूँकि ये भादों का महीना है और भादों के महीने में तो ख़ास तौर पे इसी तरह का सिलसिला होता है कि बारिश जब होती है तो मौसम कुछ बेहतर होता है, लेकिन जब बारिश थम जाती है तो इस कदर हब्स बढ़ जाती है कि लोग जो हैं वो उफ उफ कर उठते हैं और वो यही कहते हैं कि फिर इससे बेहतर था कि बारिश होती ही ना। लेकिन क्या करें, कुदरत का निज़ाम है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बारिशों के मुतल्लिक बात की जाए, हब्स वाली जो गर्मी है वो बताया जा रहा है कि सितंबर का मिड जो है वो शहर लाहौर में मौसम में बेहतरी की जानिब देखने में नज़र आएगा। अभी फिलवक्त जो है वो शहरियों को इसी तरह की गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ेगा, लेकिन शहर लाहौर के बासी हैं, हर मौसम से उन्होंने गुजरना होता है और इसी तरह से जो है वो शहर लाहौर इसी तरह जाना जाता है कि बागों का शहर है। हर मौसम इधर जाना जाता है, हर मौसम शहरी इंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानी भी है। ठीक है, आज बताइएगा बारिश के इम्कानात हैं, आज बारिश के इम्कानात हैं कोमल? जी बिल्कुल, आज आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो शहर लाहौर में 50% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं कि कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखी जा सकती है। उनका सिलसिला आहिस्ता से लाहौर में एंट्री तो करता ही है लेकिन फिर थम भी जाता है। लेकिन शाम के औकात में हवाओं का सिलसिला तेज़ होने के हवाले से भी इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ हवाओं का सिलसिला तेज़ बल्कि हवाओं में ठंडक भी महसूस की जाएगी और फिर जब ठंडक महसूस की जाएगी तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि बूंदाबांदी का सिलसिला भी नज़र आएगा और जिसके बाद मौसम कुछ देर के लिए बेहतर तो होगा ही, लेकिन बाद में थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से ना बात करते हैं, जब सूरज किरणें दिखाता है तो हम दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जाता है। सुबह के औकात में मौसम बादल छाए हुए थे और खुशगवार था और लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में हम इजाफा देख रहे थे और इस वक्त सूरज ने किरणें बिखेरी हुई हैं, मौसम खुश्क भी महसूस हो रहा है, हवाएं भी आहिस्ता आहिस्ता चल ही रही हैं, लेकिन जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें कमी देखने में नज़र आ रही है। ये इसलिए है कि जब बादल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जो शहरी हैं वो ऐसी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि धुआं छोड़ती है, फिर मौसम की तब्दीली हो और इस तरह का शहरी जब ऐसी व्हीकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शहर लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही होती हैं। तो अभी जैसे मौसम खुश्क है लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी बेहतर देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त AQI के हवाले से बात करें तो मौजूदा AQI 76 यानी कि
बेहतर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे AQI की शरह इस वक्त भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, 100+। अगर हम फेज़ 8 DH की बात करें, अभी के वो पोश एरिया है और पोश एरिया में इस तरह का जो सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ी हुई है। और जब फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसानी सेहत पर इसके बहुत से मुज़र असरात देखने में नज़र आते हैं। तो इसलिए जो है वो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। ओवरऑल मौसमी सूरत हाल जो है वो मिली जुली है, कभी बादल आ जाते हैं और कभी सूरज किरणें बिखेरता है और शहर लाहौर के वासी जो है थोड़ा सा परेशानी का सामना करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच कोमल। वाकई मौसम की सूरत हाल मिली जुली नजर आ रही है। बारिश यहाँ से होती है और यहाँ से एकदम हम देखते हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। ये जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होती है, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही, ये इसका इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसके असरात हम सबको भुगतने पड़ते हैं। दूसरा, लाइट जाने से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो ऐसे में वो लोग जो कि बाहर निकल के काम करते हैं, हमारे अपने बहुत से कैमरामैन्स, हमारे अपने प्रोग्राम के बहुत सारे होस्ट जो बाहर जाके काम करते हैं, इस शदीद गर्मी में उनकी हिम्मत को वाकई सलाम है। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो कोमल ने बात की, पोश इलाकों में समझ से बाहर है कि क्यों इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुतासर नज़र आ रहा है। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मिलजुल कर हमने इस सब चीज़ को देखना है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी धुआं छोड़ती हैं जो कि बहुत बुरे मुज़र असरात छोड़ेंगे माहौल पर। सो इस चीज़ पर काम करने की हमें ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिए। आज की हेल्थ टिप। सो हम घर बैठ के आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करते रहते हैं जिसको आप एक्सपीरियंस करें तो एक्टिव भी रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिम नहीं जा सकते उनके लिए हम ट्रेनर बेस्ट ढूंढ के निकालते हैं जो कि उन्हें घर में बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। सो हमारे ट्रेनर आज के शाहिद भट्ट हमें ज्वाइन करें जो कि आज के टिप शेयर करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेनर, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो आज हम यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ एक्सरसाइज के लिए, लेकिन कोर जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि हमारे कोर के फाइबर्स यहाँ से नाभ से ऊपर, जो बेली बटन से ऊपर इस रुख में चलते हैं और जो बेली बटन से नीचे वाले मसल्स हैं वो ऐसे करके फाइबर्स हमारे लाइंड हैं। सो एक कॉमन एक्सरसाइज है जो तकरीबन हर बंदा ही करता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि ये तो हो ही जाएगा और 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट करने की कोशिश करते हैं। दैट एक्सरसाइज नेम्ड अ प्लैंक्स। सो आज मैं आपको 2-3 वेरिएशंस बताता हूं प्लैंक्स की कि प्लैंक्स एक्चुअली करते कैसे हैं। अब टिपिकल हम, जैसे मैं ये मैट ले रहा हूं, आइएगा मिस प्लीज, मिस कश्यप हमारे साथ हैं, सॉरी, आइए प्लीज। ये देखिए मिस, अब ये मैं आपको इसलिए इधर से बता रहा हूं, फिर मैं आपको साइड से भी बताऊंगा कि प्लैंक्स को करने के तरीका क्या है। हाँ, पहले तो दिस इज योर हैंड प्लैंक्स। सो हमने एल्बोज दी, आइए प्लीज मिस, ये एल्बोज प्लैंक, ठीक है जी। अब आपने ये थोड़ा सा पेल्विक को उठाना है, डॉल्फिन फिश, आपने उसको माइंड के अंदर रखना है। आपने हल्का सा इसको कोर को एंगेज करके रखना है, कोर को एक्टिवेट करना है और इस तरह करके यहां पे इसको होल्ड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आपने ऐड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया आपका होल्डिंग पोजीशन क्या है। आपने डॉल्फिन फिश को अपने माइंड में रख के उस तरह रखना है प्लैंक। अब आपने, जैसे ये हमारे पास 5 kg की प्लेट है, सो हम इसको यहां पे रखेंगे। सो आप प्लीज मिस एक मिनट इजी हो जाइएगा, एक मिनट इजी हो, थैंक यू। सो हमें मैट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये प्लेट 5 kg की प्लेट है, नॉर्मली हर घर में पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी तो आपने कोई एक प्लेट के अंदर सैंड रख के, एक बॉटल के अंदर वेट रख के उसको स्क्रैच करना है बेसिकली। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हेल्दी टिप। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।